Dear student, today we are going to discuss Unit 4, that is Wave Optics. In this particular unit, we are having two chapters, the interference and diffraction. And both these chapters you have already gone through in your 10 plus 2 classes. Okay. So ये interference और diffraction जो है हम 10 plus 2 में पढ़ के आ चुके हैं. वहाँ हमने बहुत कुछ बेसिक्स हमने देखे थे, कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हमारे पास थी. यहाँ हम उससे कुछ और आगे के लेवल की कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, दोनों ही इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में. इसलिए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है. और अगर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है या ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हम इसे जब इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, हम इसे क्लियर करते हुए चलेंगे. ओके. तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर 25, जो कि यूनिट 4 का है, और इसमें हम डिस्कस करने वाला है पहला चैप्टर जो है हमारा इंटरफेरेंस. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की, जो इस पर्टिकुलर यूनिट में हमने जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उसमें हम आज के जो लेक्चर रहेगा उसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेस, कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस और स्नेल्स लॉ, ये पर्टिकुलर 4 टॉपिक्स को आज हमने डिस्कस करना है. और बहुत बेसिक्स हैं, हम बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को देखेंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स में अगर हमारी कमांड अच्छी हो जाती है तो इंटरफेरेंस हमारे लिए काफ़ी आसान होता चला जाएगा. और बेसिक नॉलेज मैं ये मान के चलता हूँ आप लोग को आती है, फिर भी हम उसे एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे कि इंटरफेरेंस क्या है. अगर किसी को कन्फ्यूजन है या भूल चुका है या बहुत क्लियर नहीं है, देन अगेन इट इज़ ओके. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल अगेन, so that your confusion, your doubt may be clear. So first of all, what is interference of light? Okay. So as we know, the interference is a superposition of two or more than two beams or light. ठीक है. जब दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स या आपकी कोई भी वेव्स स्पेस में मिलती हैं, तो वो सुपरपोजिशन करके एक नई वेव को क्रिएट करती हैं. ओके. तो जो नई वेव आती है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेव्स. और ये रिजल्टेंट कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. यानी सिंपली अगर हम बात करें, पहले हम अगर हम इस बात को देखें कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है दैट इज जब दो या दो से अधिक वेव स्पेस में आपस में मिलती हैं. अभी कैसे मिलती हैं, इसके पीछे की कंडीशंस क्या है, ये भी हमें याद रखनी है. तो दो वेव्स कब सुपर इम्पोज करेंगी, कब वो इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेंगी, जब उन दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, इट शुड बी कांस्टेंट. हियर इट इज रिटन विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस. इट मे बी जीरो और इट मे बी कांस्टेंट. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. दो जो भी सोर्स होंगे जिनकी वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, उन दोनों सोर्स को क्या होना चाहिए, आपका कोहेरेंट सोर्स. और कोहेरेंट सोर्स होते क्या हैं, द सोर्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस. ओके. and they travel simultaneously in the medium and cross each other. So the superposition of two or more than two waves takes place in interference, and it is based on the principle of superposition. Okay. तो जब ये दो वेव्स स्पेस में इंटरफेयर करती हैं, तो हमारे पास दो तरीके के इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेंगे. द वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द अदर वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं, फिर से हम इसे एक बार रिवाइज करते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए. तो अगर हम बात करें, इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है, यहाँ पर हमारे पास दो स्लिट्स हैं, एक स्लिट है S1 और दूसरी स्लिट है S2. ओके. एंड हेयर वी हैव अ सिंगल लाइट सोर्स S. ओके. तो हमें एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो सोर्स हैं वो एक ही सोर्स से क्रिएट किए हुए हों. टू इंडिविजुअल सोर्सेस कैन नॉट create or cannot have a definite coherence relation. ठीक है. कहीं भी दो सोर्स आपके इंडिविजुअल दो सोर्स कोहेरेंट नहीं होते. हमेशा एक सिंगल सोर्स से ही हम दो कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करते हैं. सपोज मेरे पास यहाँ पर एक बल्ब एस हमने यहाँ पर जलाया, इस बल्ब के आगे मैंने क्या रख दिया, एक दो स्लिट्स रख दी S1 एंड S2. अब ये दो स्लिट S1 और S2 किसकी तरह बिहेव करेंगी, दो सोर्स की तरह. और जो ये बीम्स S1 और S2 से निकलेंगी, ये क्या होंगी, दे आर कोहेरेंट इन नेचर. दैट मीन्स इनके बीच में एक डेफिनेट कोहेरेंस होगा.
और जब भी दो बीम्स आपस में इंटरफेयर करेंगी तो हमें क्या दिखाई देगा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न, जैसा कि हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ डार्क और बीच में क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस भी हमारे पास है। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी दिखाता है। व्हाई? बिकॉज द एनर्जी दैट डिसअपियर एट डार्क फ्रिंज विल बी अपियर एट ब्राइट फ्रिंज। तो एक तरीके से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इंटरफेरेंस आएगा तो हमारे पास इक्वल विड्थ की आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आएंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के पैटर्न में कुछ डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे। तो फिलहाल अभी हमें याद रखना है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है, जब दो से ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज करती हैं, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों सोर्स आपस में कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आखिर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्या, क्योंकि हमने बोला कि वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब टू व्हेन टू एंड मोर देन टू वेव्स दे सुपर इम्पोज इन सेम फेज। ठीक है, जब दोनों ही वेव्स एक ही फेज में आपस में किसी स्पेस में मिलती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज मेरे पास दो वेव्स इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, दूसरी वेव भी मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाऊँ, और किसी भी पॉइंट में मैं इनकी पोजिशन देखूँ, ठीक है, तो पोजीशन हमेशा सेम दिखाई देंगी, यानी इनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फेज एक्चुअल में होती क्या है बच्चों, जैसे ये फेज आपका जो हम पाई, इट्स दैट मीन्स 0 देन पाई, इट्स 2 पाई। तो ये जो हम पोजीशंस दिखाते हैं विद टाइम टी, दिस इज व्हाट वी कॉल द फेज। ओके, सो फेज इज इट एक्चुअली इज अ पोजीशन ऑफ अ वेव एट अ पर्टिकुलर टाइम टी। और अगर दोनों वेव्स की पोजीशन सेम रहती है, इनके बीच का फेज रिलेशन सेम रहता है, और ये सेम फेज में एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का क्या हो जाता है, एडिशन से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल इंक्रीज, ओवरऑल इट विल इंक्रीज। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बच्चों, जब दो वेव्स हमारी आउट ऑफ फेज मिलती है। ठीक है, आउट ऑफ फेज मीन्स अगर ये दोनों बिल्कुल अपोजिट फेज में हैं और इनके बीच में कोई फेज रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। तो जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो मिनिमम इंटेंसिटी की वेव होगी, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या दिखाई देंगे, डार्क बैंड्स। ओके, तो यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पर है वहाँ हमें ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ हमें क्या दिखाई देंगे, डार्क बैंड। डिस्ट्रक्टिव में डार्क बैंड्स और कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट बैंड्स। तो इस तरीके से हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो हमें अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। अब आप बात आती है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या, अभी मैंने आप लोग को बताया कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, द लाइट सोर्स हैविंग अ कांस्टेंट फेज रिलेशन। ओके, यानी दो लाइट सोर्स अगर हमारे पास हैं और उनके से जो वेव्स हमारी एमिट हो रही हैं उनके बीच में जो फेज रिलेशन है अगर वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स। अगर हम इन वेव्स को देखें तो देखिए यहाँ पर सबके बीच का जो फेज रिलेशन है बिल्कुल कांस्टेंट है। ये देखिए बिल्कुल सारी की सारी सेम फेज में, कोई भी वेव आउट ऑफ फेज नहीं है। अगर आउट ऑफ फेज होगी तो वो नॉन कोहेरेंट या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पर क्रिएट कर देगी। तो यहाँ पर जब भी दो लाइट बीम्स क्या होती हैं आपका, एक दैट मीन्स उनके बीच में कांस्टेंट फेज रिलेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट कोहेरेंट सोर्स। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस आती हैं कि आपका डिस्ट्रक्टिव दैट इज द व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और अगर हम देखें ये 2015-16 दैट मीन्स 15-16 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वी मस्ट नो अबाउट द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कंडीशन। इट मे आस्क्ड लाइक दिस एंड मे बी आस्क्ड ओनली और पर्टिकुलर पॉइंट की आपका कि how the sustained interference quality या sustained interference depends upon the width of a slit or the distance between screen and the slit। तो ये सारे पॉइंट्स हम जब इस पर्टिकुलर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशंस को देखेंगे तब हमें ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन कंडीशंस को समझने से पहले हम ये कि डायग्राम देखते हैं। ऐसा डायग्राम हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं। और इस पर्टिकुलर डायग्राम की अगर मैं बात करूं, इसमें दो सोर्स S1 और S2 से लाइट बीम आपका एमिट हो रही हैं, और वो इंटरफेरेंस के बाद एक पैटर्न कहाँ क्रिएट कर रही है, पॉइंट पी पे। अब पॉइंट पी पे जो हमारे पास फ्रिंजेस बनेंगी, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, उस फ्रिंज विड्थ जो आपकी रहती है, सपोज मैं कहूँ कि वो बीटा फ्रिंज विड्थ है, तो उसकी जो वैल्यू आती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल डी आपका क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स और सोर्स। स्मॉल d is the distance between the two slits, okay, और two source, that is S1 and S2। ठीक हो गया। तो S1 और S2 के बीच का क्या है, ये आपका डिस्टेंस d है, स्मॉल d, और स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन है, चलो देखते हैं। द टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी कोहेरेंट, ये तो सबसे एसेंशियल कंडीशन है। इंटरफेरेंस होगा ही नहीं अगर दो सोर्स आपके नॉन कोहेरेंट होंगे। तो दो सोर्स को तो कोहेरेंट होना ही होना है, और जितनी हाई डिग्री की इनके अंदर कोहेरेंसी होगी, उतने ही अच्छे और उतना ही सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा। द सेकंड वन इज द लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पॉलीक्रोमेटिक या मोर देन बहुत सारी आपके पास वेवलेंथ अवेलेबल हैं, तो भी वो आपके इंटरफेरेंस को की क्वालिटी को डिग्रेड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम अगर फॉर्मूले से देखें, बी इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर डी लैम्डा, तो उसके बाद लैम्डा अगर मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल वेवलेंथ में है, तो हमें जो इंटरफेरेंस की कंडीशन मिलेगी वो क्या होगी, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। द टू कोहेरेंट सोर्स मस्ट बी नैरो। अब नैरो का मीनिंग क्या निकला यहाँ पर, नैरो क्या है, दैट मीन्स ये जो इनके बीच के जो जो भी एस है, S1 है या S2 है, इसकी जो विड्थ होगी, इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो जितनी ये छोटी स्मॉल डिस्टेंस जितनी स्मॉल होगी इनकी, या जो अपर्चर साइज है जितना स्मॉल होगा, उतना ही अच्छा हमें क्या मिलेगा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ओके, द सेपरेशन बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्स शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। देखो यहाँ पर अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला था आपका, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। तो यहाँ से हमें क्लियर पता है, जो स्मॉल डी अगर छोटा होगा तो बीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, आपका डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। तो ये जितना स्मॉल होगा, डी की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, उतनी ही अच्छी विड्थ की हमें क्या मिलेगी, फ्रिंज। तो यानी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए ये डी को क्या होना चाहिए, स्मॉल। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्स शुड बी क्वाइट लार्ज, यानी कैपिटल डी। देखो कैपिटल डी बढ़ेगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है, बीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका यहाँ से क्लियर है कि यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन लेकर आनी है, यानी एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देखना है, तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी लार्ज। तो बच्चों, आज हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कितने तरीके के इंटरफेरेंस हमारे पास होते हैं, और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस लाने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, उसमें हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को पढ़िए, और बेसिक जो डेफिनेशन है इंटरफेरेंस की, इसको आप क्लियर कीजिए।